नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 11वीं कक्षा का पाठ जामुन का पेड़। इसके जो लेखक हैं वो है कृष्ण चंद्र जी। बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा पूरा पाठ है ये एक व्यंग्य कथा है, हास्य व्यंग्य कथा है, जिसमें लेखक ने जो है पूरी परिपाटी का प्रयोग किया है, जिससे कि लोगों को हंसी भी आ सके और साथ ही साथ उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय बातों का यहाँ पर वर्णन किया है। अगर हम अपने आम जीवन में देखें तो ये चीज़ों का घटित होना संभव सा प्रतीत नहीं होता। फिर पाठ में बेटा हंसते हंसते हमारे भीतर एक समझ भी पैदा होती है कि कार्यालयी जो तौर तरीके हैं, जो सरकारी विभाग के लोग काम करते हैं, वो कितने निरर्थक और कितने विस्तार वाले और कितने हास्यास्पद हैं। और साथ ही साथ ये प्रतीत होता है, पता चलता है कि जो सरकारी कार्यालय की व्यवस्था के लोग हैं वो बहुत ही संवेदनहीन हैं। उन्हें किसी के सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाल फीताशाही के संबंध में यहाँ पर लेखक ने बताया कि लेखक कहते हैं कि जो सरकारी विभाग के लोग हैं वो हमेशा ही अपनी बातों को दूसरों पर डालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कि रात को एक बारी आंधी चलती है और जिससे कि सचिवालय जो सेक्रेटरीट था उसके पार्क में खड़ा हुआ एक जामुन का पेड़ जो है वो गिर जाता है। सुबह माली आता है, वो देखता है कि उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है और वो भागा भागा जाता है और वह सूचना उसने चपरासी को दी। अब जो चपरासी होता है वो दौड़ता दौड़ता क्लर्क के पास जाता है और जो क्लर्क होता है वो सुपरिटेंडेंट के पास, और सुपरिटेंडेंट जो है दौड़ता हुआ लॉन में आता है। और इस तरह जब वो देखते हैं तो थोड़ी ही देर में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ जामुन के पेड़ के नीचे वो आदमी दबा हुआ था और करहा रहा था। फिर वो कहते हैं लोग उस आदमी की चिंता करने की बजाय, लेखक ने बताया है, उस जामुन के पेड़ की चिंता करते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हें जामुन के पेड़ की याद आती है। क्लर्क कहते हैं कि कितने रसीले जामुन हुआ करते थे। और तभी माली ने जो है आदमी के बारे में पूछा तो उसे लगा कि भाई ये आदमी जो है जीवित है और इसीलिए दबा हुआ आदमी कराहते हुए बोल पड़ा, यही कि भाई मुझे निकालो। तो बेटा उसके बाद क्या हुआ कि माली कहता है कि इस पेड़ को हटाओ। माली जो है सुझाव देता है कि इस पेड़ को हटा दो ताकि इस व्यक्ति को यहाँ से जीवित निकाला जा सके। लेकिन क्या हुआ बेटा, सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इसी तरह जो बात है डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से होती हुई मिनिस्टर के पास ये बात पहुँच गई और मंत्री ने भी जो है चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बेटा ये जो बात है नीचे पहुंची और फाइल चलती रही और इसी प्रक्रिया में जो है आधा दिन निकल गया। फिर इसके बाद कि दोपहर तक जो है पेड़ के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ मनचले सरकारी क्लर्क आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अनुमति के बिना ही इसको पेड़ को जो है हटा दो। लेकिन क्या होता है, सुपरिटेंडेंट जो है वो फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम लोग तो जो है व्यापार विभाग से संबंधित हैं और मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं और ये काम तो जो है कृषि विभाग का है। फिर दूसरे दिन कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी जो है वो व्यापार विभाग पर डाल दी और बेटा व्यापार विभाग ने फिर कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डाल दी और अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही और शाम को जो है इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि एक फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो वो अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। तो देखिए बेटा, कई बार ये आ जाता है, इंटरनल भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई फाइल की जो प्रक्रिया है या घटना की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार चली। तो आप बताओगे कि भाई जो माली है, माली ने पियोन को बताया, जो चपरासी था उसने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट ने डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और फिर लास्ट में मिनिस्टर तक ये बात पहुंची। और आप आगे इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि बाद में जब प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने फैसला लिया, तभी उस जामुन के पेड़ को हटाने का वहां से निर्णय लिया गया। ठीक है जी।
फिर ये सारा काम होता रहा कि भाई इधर से उधर कि हम तो ये कर नहीं सकते। फिर बेटा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, विभाग था, ये जो हॉर्टिकल्चर होता है ये बाग उद्यान आदि के रख रखाव का जिम्मा इनके पास होता है, वो भी पेड़ काटने से मना कर देती है। तो चारों ओर बेटा पुलिस का पहरा था। फिर भी एक पुलिस कांस्टेबल को दया आई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी कि भाई इसको जो है तुम थोड़ा बहुत खाना खिला दो। फिर बेटा माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि चिंता ना करो, तुम्हारी फाइल चल रही है और उम्मीद है कि कल तक जो है फैसला हो जाएगा। अब दबा हुआ आदमी इस पर कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा कि अच्छा हुआ कि तना, देखो यहाँ पर भी व्यंग्य है कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अब दबा हुआ आदमी बेटा फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने कहा कि मैं तो खुद लावारिस हूँ। ठीक है, तो उसने ये सारी बात बताई कि भी मेरे साथ अब और क्या होगा ये देखिए। तो फिर उसने कहा कि माली ने खेद प्रकट किया और वो हट गया। फिर बेटा तीसरे दिन जो हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल तो पेड़ लगाओ स्कीम जो है बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है, तो इसलिए जामुन के पेड़ को काटने की जो है इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी। अब बेटा हॉर्टिकल्चर जो है विभाग है उसने पेड़ काटने से मना कर दिया। अब वहाँ के खड़े लोग जो है पेड़ को बचाने के लिए, वो कहते हैं ना जब कोई समस्या आती है तो हर कोई अपने हिसाब से सुझाव देने लगता है कि भाई एक मंचले आदमी ने कहा कि इस आदमी को काट देते हैं और पेड़ बच जाएगा। तो दबे हुए आदमी, जाहिर सी बात है बेटा, उसने आपत्ति की कि ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। तो काटने का सुझाव देने वाले आदमी ने अपना तर्क दिया कि आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी है ना उसने बहुत विकास कर लिया, उन्नति कर ली है। यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाएगा तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो इस बात पर बेटा जो फाइल थी वो मेडिकल विभाग में भेज दी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि जो है प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। अब देखिए उसका फ़ायदा क्या। और अंत में बेटा प्लास्टिक सर्जरी का भी जो है फैसला रद्द हो जाता है। ठीक है जी, ये सब भी इसके बाद चलिए होता रहा। फिर रात को बेटा माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए पूछा उसके मुंह में कि यह मामला ऊपर तक चला गया है। कहा कि कल तक जो है सेक्रेटरी और सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और यहाँ केस के सुलझने की संभावना है। अब विभागों की लेट लतीफ़ों को देखकर बेटा दबा हुआ आदमी जो है वो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुना देता है। ठीक है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है जी, तो बेटा जो है ये सुनकर माली भी हैरान हो गया कि भाई ये जो आदमी है ये तो कहता तुम शायर लगते हो। उसने कहा कि हाँ मैं शायर हूँ। सारी चर्चा सारे शहर में फैल गई कि भाई ये तो जो है क्या है, वो है अपना शायर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि चलो यहीं पर कवि सम्मेलन करवा देते हैं। शायर इकट्ठे हो गए, कवि इकट्ठे हो गए, सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे और कई क्लर्क जो है उस आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब बेटा सब कमेटी को ये पता चला तो उसने ये मामला जो है कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दिया कि भाई जो शायर और कवि हैं वो तो इनके अंतर्गत आते हैं। तो साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी भी वहाँ आ गया। उसके पास जब फाइल पहुँची, आया उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुँच गया। अब बेटा दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है और कुछ दिन पहले ही उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्दे जो है संग्रह प्रकाशित हुआ है। अब बेटा सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा कवि उसकी अकादमी का सदस्य ही नहीं है, उसका मेंबर नहीं है। तो उसने कहा कि भाई मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालिए यहाँ से। तो सचिव उसे वहाँ से निकालने का आश्वासन देकर जो है वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का जो है सदस्य चुने जाने की बधाई दे दी कि और कहा कि भाई आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने उसमें अपनी असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो तुम्हारी पत्नी को हम तो जो है वजीफ़ा दे सकते हैं और उनके विभाग का संबंध तो सिर्फ कल्चर से है, पेड़ काटने का काम तो आरी कुल्हाड़ी से होगा और इसलिए जो है ये चीज़ हमने वन विभाग को लिख दी है। अब बेटा शाम को जो है माली बड़ा खुशी होकर आया और कहा कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली बड़ा खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। अब जाहिर सी बात है इतना समय हो गया था उसे। तो दूसरे दिन वन विभाग के लोग जो है आरी कुल्हाड़ी लेकर आए और विदेश विभाग के आदेश से ये काम फिर रोक दिया गया। अब वास्तव में क्यों बेटा कि ये जो पेड़ है ये
पिटोनिया सरकार जो थी उस पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। अब बेटा जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो आपने देखा होगा कि लोग जो है प्रधानमंत्री या किसी प्रेसिडेंट को गेस्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। तो ऐसे में ही पिटोनिया राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो आए होंगे और उन्होंने ये जो है पौधारोपण करते हुए पेड़ लगा दिया होगा। अब बेटा क्या हुआ कि पेड़ काटने से कहने लगे कि इन दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। अगर पिटोनिया राज्य सरकार तो जो है राज्य को बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है, ठीक है। तो इसलिए अगर दोनों देशों के संबंध मधुर बनाने हैं तो अगर एक आदमी के जीवन का बलिदान दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब बेटा अंत में क्या होता है कि पेड़ काटने की जो है अनुमति मिल जाती है। अंडर सेक्रेटरी बताता है कि प्रधानमंत्री जो है विदेशी दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे ही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे खुद सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने जो है सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। अब कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। कहता है कि भी तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। लेकिन बेटा इतने में क्या देखा कि जो कवि था उसका हाथ ठंडा था, आंखें ठहर गई थी कि पुतलियाँ निर्जीव थी और चींटियाँ जो है उसके मुंह में आ जा रही थी, क्योंकि अब उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, अर्थात अब उसके प्राण पखेरु जो है वो उड़ चुके थे। तो देखो बेटा यहाँ पर कहानी में मुख्यतः 2 प्रसंग आए हैं। जो मेन बात हम करें कि भाई जो ऐसे प्रसंग जो पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो किसी न किसी कारण से उनकी वजह से वो काम भंग होता जाता है। कि पहले तो वो सचिवालय के क्लर्क, माली, चपरासियों की हुकूमत की परवाह किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय किया। फिर सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर आ गया उसने कि हम तो व्यापार विभाग वाले लोग हैं, इसे कृषि विभाग को दे दो। और फिर दूसरी बार बेटा फॉरेस्ट विभाग से कर्मचारी जो है आरी कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के लिए आते हैं। तभी विदेशी विभाग से आदेश आ गया कि इसे काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, संबंध बिगड़ सकते हैं। तो और हमारे देश को जो सहायता मिलती है वो बंद हो सकती है। अगर बेटा हम कुल मिलाकर बात करें तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि सरकारी कार्यालयों का काम जो है वो जटिल होता है, उबाऊ होता है और एक लंबी प्रक्रिया वाला होता है। मतलब जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनमें एक लेवल होता है, स्तरीकरण होता है और हर नीचे वाला अपने से ऊपर वाले अधिकारी के प्रति आंसरेबल होता है, जवाबदेह होता है। और यही कारण है कि लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पनपती है। इसका अर्थ क्या है बेटा कि कोई भी काम नियमों और विधानों के अंतर्गत ही संपन्न हो सकता है। वैसे सब कुछ चलता है, ठीक है, कि एक वो सरकारी अधिकारी दिखाते हैं कर्मचारी कि हम लोग तो जो है एक निश्चित जो है प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, नियमों को पूरा कर रहे हैं, निश्चित प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण बेटा इसमें स्वाभाविक रूप से बहुत लंबा समय लगता है और जटिलता जो है अपने आप ही आ जाती है। ऐसे में तो कुल मिलाकर और साथ ही साथ लेखक ने बेटा इस कहानी के माध्यम से सरकारी विभागों में जो कार्यों को एक दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति है उसे भी बखूबी लेखक ने दिखाया है कि सरकारी विभाग के लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पर काम टालते रहते हैं, आपसी नोक झोंक में फंसे रहते हैं। अब देखिए, अगर चाहता तो व्यापार विभाग का सुप्रिटेंडेंट जामुन के पेड़ को हटवा सकता था, दबे हुए आदमी को बचा सकता था, लेकिन उसने कृषि विभाग का काम बता दिया, उनको लेटर लिख दिया, पत्र लिख दिया। उधर कृषि विभाग भी उससे अधिक तुनक मिजाज निकला। उसने फौरन लिखा कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है तो इसलिए उन्हीं की जिम्मेदारी है इसे हटाने की। फिर इसके बाद व्यापार विभाग ने पुनः पत्र लिखा उनको कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की होती है। इस प्रकार फाइल जो है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में घूमती रही। फिर ये फाइल हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, फॉरेस्ट और विदेश विभाग जो फॉरेन डिपार्टमेंट था उसमें घूमी और सभी जगह घूमने के बाद भी अंत में जो निर्णय है वो खुद प्रधानमंत्री को ही लेना पड़ा। लेकिन जब तक बेटा बहुत देर हो चुकी थी, पेड़ हटाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया था। क्या उद्देश्य था कि उस दबे हुए व्यक्ति को
बचाया जा सके। लेकिन उद्देश्य किस प्रकार ख़त्म हो गया, क्योंकि पेड़ के नीचे दबे आदमी की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। अब आप अपने यहाँ पर आम जीवन शैली में ही देख लीजिए बेटा कि हमारे यहाँ चाहे आप निर्भया केस की बात करें, चाहे अब हम हाथरस कांड की बात करें या कोई और केस क्यों ना हो, सालों साल जो है न्यायालयों में ये केस विचार विमर्श के लिए रखे रहते हैं। इतने मतलब इन पर सरकारी फाइलों पर जो है धूल जमने लगती है, लेकिन कोई भी उन फाइलों को निकाल कर जो है उन पर फैसला लेने का या कोई कार्रवाई करने की ज़हमत नहीं उठाता। लोग एक दूसरे पर इन चीज़ों को डालते रहते हैं और जब कभी उनका फैसला आता है तो तब तक उस फैसले का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो इस प्रकार लाल फीताशाही, एक दूसरे पर काम डालने की, और बेटा आप लोगों ने 10वीं कक्षा में भी जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार की ये भी एक व्यंग्य विधा है जो हमें कहीं ना कहीं संदेश देती है कि जो सरकारी लोग हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे पर काम डालते हैं और लोगों आम जन की परेशानियों को न समझकर जो है बिल्कुल संवेदन शून्य ये लोग बन जाते हैं। अब देखिए, अब लेखक ने ये भी बताया बेटा कि भाई हॉर्टिकल्चर विभाग का जो सेक्रेटरी था उसका उत्तर भी बड़ा व्यंग्यपूर्ण था। उसने कहा कि भाई हमारा विभाग तो जो है फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है, ये तो पेड़ हम तो वे तो पेड़ लगाओ अभियान से जुड़े हुए हैं और इसलिए जो है जामुन के पेड़ को काटने की बिल्कुल अनुमति नहीं दे सकते। अब देखिए ये भी बिल्कुल व्यंग्यपूर्ण था। क्यों बेटा? क्योंकि उसे जामुन के फलों की तो चिंता थी, लेकिन नीचे दबे हुए आदमी की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। वो पेड़ लगाकर धरती को मनुष्यों के जीवन जीने योग्य बनाने के लिए तो प्रयासरत है, लेकिन पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के प्रति उसकी संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो गई थी, उसमें कोई इमोशंस नहीं थी। तो बेटा वो जो व्यक्ति है वो केवल सरकारी नीतियों में ही फंस कर रह गया और इसी आचरण पर जो है ये पंक्ति जो है यहाँ पर व्यंग्य करती है। ठीक है जी। तो इस प्रकार बेटा जो कर्मचारी हैं वो अधिकारियों पर, जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों पर, और इस प्रकार जो है सरकारी विभागों का काम एक दूसरे पर डालते हुए लोग जो है आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।